ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। दीदी की मैच देखने के लिए स्टैंड में एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। लोग दीदी के नाम के नारे लगाने लगे थे। आज स्टैंड में लेडीज भी काफी तादाद में मौजूद थी। सभी इतने सालों बाद दीदी को फाइट करते हुए दिखना चाहते थे। लोग स्टैंड में आपस में बातें करने लगे। किसी ने कहा, दीदी के मसल्स देखकर मुझे नहीं लगता कि चैंपियनशिप में किसी भी लेडी का कोई चांस था कि दीदी के सामने फाइट जीत सके। तभी किसी ने जवाब देते हुए कहा, दीदी का मार्शल आर्ट के फील्ड में एक्सपीरियंस और उनके मसल्स और फिजिकल स्ट्रेंथ देखते हुए मुझे नहीं लगता कि पुरुषों की टीम में भी कोई दीदी को चैलेंज कर पाएगा। मुझे तो अब उस दिन का इंतजार है जब दीदी की फाइट डिफेंडिंग चैंपियन के साथ होगी। बलबीर सर के शागिर्द और सुखवीर सर के शागिर्द के बीच की फाइट देखने लायक होगी। अनिका जानती थी कि रिंग में खड़ी औरत फेक थी, मगर अनिका खुद भी नकली दीदी के मसल्स और फिजिकल स्ट्रेंथ से काफी इम्प्रेस हो गई थी। अनिका अब देखना चाहती थी कि नकली दीदी अपनी स्ट्रेंथ का किस तरह से फाइट में इस्तेमाल करती है। फाइट शुरू होने से कुछ ही पल पहले ओपोनेंट्स फाइटर खुद दीदी के पास आया और कहने लगा, जब से मैं मार्शल आर्ट सीखने लगा हूँ तब से लेकर आज तक मैंने आपकी ट्रेनिंग के और आपकी फाइट्स के बहुत किस्से सुने हैं। आज आपको सामने आमने देखने का मौका मिला है, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आपके साथ फाइट में मैं जीत नहीं पाऊंगा, मगर आपके साथ फाइट हारकर मुझे जीत से कम खुशी नहीं होगी। नकली दीदी ने भी अपना सर झुकाकर अपने ओपोनेंट्स की बात का स्वागत किया। अनिका खुद भी मन ही मन सोचने लगी कि चलो, एक बात तो नकली दीदी ने अच्छी दी कि अपने अपोजेंट्स को रिस्पेक्ट दिखाकर उसने दीदी के नाम की गरिमा बनाए रखी थी। नकली दीदी की फाइट शुरू हुई। नकली दीदी अपने फिजिकल स्ट्रेंथ का काफी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रही थी। अनिका ने एक बात और सोची कि नकली दीदी की डिफेंस काफी मजबूत थी, मगर अटैक करते वक्त उसकी सांसें फूलने लगती थी। इसका मतलब साफ था कि नकली दीदी का स्टेमिना आम रेस्लर के मुकाबले काफी कम था। अगर नकली दीदी का शरीर बहुत ताकतवर था, जिसकी वजह से 3 से 4 मिनट लड़ने के बाद नकली दीदी ने अपने ओपोनेंट्स को आसानी से हरा दिया। दीदी के जितने ही स्टेडियम में लोग जोर जोर से दीदी के नाम के नारे लगाने लगे। लोगों को अब सिर्फ दीदी और डिफेंडिंग चैंपियन के मुकाबले का इंतजार था, मगर उससे पहले दीदी को अभी कुछ और मैचेस लड़नी थी। तभी कुछ जानकार लोग स्टेडियम में बातें करने लगे। एक 50-55 साल के जो कई सालों से रेसलिंग मैच देखते आ रहे थे, उन्होंने अपने बगल में बैठे दूसरे दर्शक से कहा, दीदी फिजिकल स्ट्रेंथ का तो जवाब नहीं, मगर मुझे लगता है कि मैच खत्म होते होते उनकी सांसें फूलने लगी थी। एक रेसलर के लिए यह अच्छी निशानी नहीं है। अभी तो यह पहला राउंड है, आगे कहीं और मैचेज हैं, जिनके बाद ही दीदी फाइनल राउंड में पहुंचेंगे। मुझे लगता है कि दीदी से ज्यादा तो मुझे कंटेस्टेंट 3-4-2 की मैच देखने में और फाइट्स देखने में ज्यादा मजा आया था। तभी उसके आसपास बैठे कुछ लोगों ने भी उनकी बात में हामी भरते हुए कहा, सच कहूं तो हमें भी उस लड़की की फाइट्स को देखकर ज्यादा मजा आया था, और हमें भी यही लगता है कि कंटेस्टेंट 3-4 फाइनल राउंड में डिफेंडिंग चैंपियन को कड़ी चुनौती दे सकती है। मैच खत्म करने के बाद नकली दीदी रिंग से उतरकर अपने लिए स्पेशली अलॉट किए हुए कमरे में जाकर आराम से करने लगी। तभी उसे और 3 मैच पूरे करने थे। जब अनिका ने देखा कि नकली दीदी की रूम के बाहर वॉलंटियर ने पहरा हटा दिया था, तो चुपके से अनिका स्टैंड के ठीक नीचे बने हुए रूम के अंदर चली गई। वह औरत जिसे चैंपियनशिप में सभी लोग दीदी कह रहे थे, उसने अनिका को ने कमरे में पहुंचते हुए पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? अनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह नकली दीदी से बात शुरू करे। इससे पहले कि अनिका नकली दीदी से कुछ कहती, सोफा पर बैठकर केले खा रही औरत की नजर अनिका के हाथों के बैंड पर पड़ी, जिस पर अनिका का कंटेस्ट नंबर 324 लिखा था। नंबर पर नजर पड़ते ही नकली दीदी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और अपनी कमर से झुककर अनिका को सैल्यूट करने लगी। उसने अनिका से कहा, मैं जानती हूँ कि आप ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी हैं, प्लीज मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। अनिका ने अपने दोनों हाथों से उस औरत को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करते हुए कहा, तुम कैसे जानती हो कि मैं ही एकेडमी की दीदी हूँ? मुस्कुराते हुए नकली दीदी ने कहा, दीदी मेरा नाम लैला है।
मुझे सूरज सर ने यहाँ भेजा है। जैसे आप बलबीर सर की शागिर्द हो, मैं सूरज सर की शागिर्द हूँ। उन्होंने मुझे सब कुछ समझा दिया है। मैं जानती हूँ कि आप यहाँ सुखवीर सर के शागिर्द और डिफेंडिंग चैंपियन से लड़ने आई हैं, और यह न सिर्फ आपकी बल्कि बलबीर सर की और पूरे के पूरे ब्रह्मपुत्र एकेडमी की इच्छा है कि आप सुखवीर सर के उस घमंडी शागिर्द को रिंग में हराएं और यह चैंपियनशिप अपने नाम करें। सभी ब्रह्मपुत्र एकेडमी का और बलबीर सर का सर ऊंचा होगा, और सच कहूँ तो हम सब का सर भी फक्र से ऊंचा हो जाएगा। मैं यह भी अच्छी तरह जानती हूँ कि आप अपनी आइडेंटिटी सबके सामने जाहिर नहीं होने देना चाहती, इसलिए मैं आपके नाम की आइडेंटिटी पर यहाँ चैंपियनशिप में हिस्सा ले रही हूँ। दरअसल यह चैंपियनशिप हर 10 साल में एक बार ऑर्गेनाइज होती है। इसके पास इस साल फंड की बहुत कमी थी। उन्होंने सुखवीर सर और बलबीर सर दोनों से रिक्वेस्ट की थी कि अपने अपने बेस्ट फाइटर्स को इस बार चैंपियन में उतारे, यानी कि आपको और सुखवीर सर की एकेडमी के बड़े भैया यानी कि डिफेंडिंग चैंपियन को। नकली दीदी और नकली डिफेंडिंग चैंपियन को प्रमोट करके यह चैंपियनशिप वाले थोड़े पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए सूरज सर ने मुझे यहाँ नकली दीदी बनाकर भेजा है ताकि यह लोग भी उस क्राउड का मैचेस को देखने के लिए खींच पाए। आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर जो कंटेस्ट डिफेंडिंग चैंपियन बनकर बैठा है वह भी नकली है। यह सारी बातें अनिका पहले से जानती थी, मगर लैला की असलियत जानकर अनिका ने राहत की सांस ली। अनिका को अब यकीन हो गया कि लैला जो कुछ भी कर रही थी वह बलबीर सर और ब्रह्मपुत्र एकेडमी के कहने पर ही कर रही थी। अनिका ने अपने सामने खड़ी लैला से पूछा, मगर अब आगे तुम्हारी क्या स्ट्रेटजी होगी? क्या तुम आखिर तक दीदी के नाम से ही लड़ोगी? लैला ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, अभी कुछ मैचेज के बाद कैटेगरी बदल दी जाएगी, मुकाबला और खतरनाक होता जाएगा, ओपोनेंट्स ज्यादा खतरनाक होंगे। मैं अब तक मार्शल आर्ट में जिस मकान में पहुंची हूं, ऊपर की कैटेगरी वाले फाइटर्स के साथ मेरे लिए लड़ना और जीतना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए हमने सोचा है कि इस राउंड के खत्म होते ही मैं कमर दर्द का बहाना देकर कुछ दिन चैंपियनशिप से बाहर होंगी, और उसके बाद हम कह देंगे कि मामला थोड़ा सीरियस हो गया है, तो बस यहाँ आकर दर्शकों के सामने उनसे हाथ जोड़कर इस चैंपियनशिप से विदा ले लूंगी। सूरज सर ने यह भी कहा है कि जब आप फाइनल राउंड में पहुंच जाएं और आपका मुकाबला एक बार डिफेंडिंग चैंपियन के साथ हो जाए, उसके बाद अगर आप चाहें तो लोगों को बता सकती हैं कि आप ही असली दीदी हैं, और अगर आप चाहें तो आप अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल सीक्रेट रख सकती हैं। यह फैसला आपके हाथ में होगा कि आपको क्या करना है। अनिका ने हाँ में सर हिला तो दिया और लैला के कमरे से बाहर चली गई। जैसे ही अनिका लैला के कमरे से बाहर आई, उसे बाहर मयूर खड़ा नजर आया। मयूर ने दबी हुई आवाज में अनिका से पूछा, तो अंदर क्या कर रही थी? फिर अपनी ही बात का जवाब देते हुए मयूर ने कहा, समझ गया, तुम शायद दीदी से फाइटिंग की टिप्स लेने गई थी, या फिर फोटो खिंचवाने, या फिर ऑटोग्राफ लेने। सबके सामने मांगने में तुम्हें शर्म आ रही होगी, क्योंकि अब थोड़ा बहुत नाम तुमने भी तो इस कंटेस्ट में बना लिया है। मगर एक बात कहो, दीदी के सामने ईगो रखने का कोई फायदा नहीं। अगर गलती से भी दीदी के सामने तुम्हारी मैच हो गई तो यह ईगो तुम्हारा एक तरफ रह जाएगा, और लोगों के सामने जब दीदी तुम्हें हराकर चैंपियनशिप से बाहर करेगी, तब यही लोग जो अभी तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहे हैं वह तुम पर हंसेंगे। इससे तो अच्छा होगा कि अभी सबके सामने तुम मान लो कि दीदी तुमसे ज्यादा ताकतवर है, और सबके सामने यह कबूल करो कि तुम दीदी की बहुत बड़ी फैन हो। इससे दीदी के साथ मैच हारने के बाद लोगों के दिल में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी। वैसे यह सब कुछ मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी टीम मेंबर हो। टीम टूटने के बाद भी अगर लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती हुई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मयूर का यह लंबा चौड़ा सजेशन खत्म होने पर अनिका ने मयूर से थैंक यू कहा और वहां से निकल गई। अनिका ने रोहित को मैसेज करके कह दिया कि वो वापस घर जा रही है। जैसे ही अनिका गुलेरिया हाउस वापस पहुंची, अनिका ने देखा कि वह पागल बूढ़ा गुलेरिया हाउस की पार्किंग लॉट में खड़ा किसी का इंतजार कर रहा था। वह कुछ बड़बड़ाता हुआ यहाँ वहाँ टहल रहा था। जैसे ही उसने अनिका की कार आते देखी, वह अपनी जगह पर रुक गया। अनिका जैसे ही कार से उतरकर उसके पास गई, उस बुढ़े ने अनिका को नीचे से ऊपर देखते हुए कहा, स्वाति, स्वाति। उस बुढ़े की जबान से अपनी माँ का नाम सुनते ही इस बार अनिका ने उस बुढ़े को दोनों हाथों से पकड़कर एक बार जोर से हिलाकर पूछा, क्या जानती हो तुम मेरी माँ के बारे में? बताओ, मुझे
क्या जानते हो तुम? अनिका को इस तरह गुस्से से बात करते हुए देखकर उस बुढ़े ने अपनी गर्दन झुका ली और यहाँ वहाँ देखने लगा। घबराहट की वजह से बुढ़े ने अपने कदम पीछे लेना शुरू कर दिया। जब अनिका ने देखा कि वह कोई जवाब नहीं दे रहा था, तब अनिका ने उसे झटके से छोड़ दिया। अनिका ने अपने दोनों हाथ कमर पर रख दिए। अनिका यह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह बुढ़ा अनिका की माँ को जानता था या नहीं। क्या वह बुढ़ा जिस स्वाति का नाम ले रहा था, वह स्वाति अनिका की माँ ही थी या कोई और? बुढ़ा फिर से अनिका को घूर घूर कर देखने लगा। बूढ़े के जले हुए चेहरे से उसकी हैरानी नजर नहीं आ रही थी, मगर उस बूढ़े की घुरती हुई आंखें देखकर अनिका को यह एहसास हो रहा था जैसे उस बूढ़े ने अनिका का चेहरा पहले भी कहीं देखा था। अनिका ने इस बार धीमी आवाज में बूढ़े से पूछा, क्या तुम स्वाति मल्होत्रा को जानते हो? स्वाति मल्होत्रा का नाम सुनते ही वह बूढ़ा अचानक ही जोर जोर से कहने लगा, स्वाति तुम आ गई, स्वाति तुम आ गई। अनिका इतना समझ चुकी थी कि वह बुढ़ा अनिका को ही स्वाति मल्होत्रा समझ रहा था और इसका मतलब साफ था कि वह बुढ़ा अनिका की मां स्वाति मल्होत्रा को अच्छी तरह जानता था। अनिका किसी भी तरह से उस बुढ़े के दिल में दबे हुए राज जानना चाहती थी। आखिर कौन था वह बुढ़ा? क्या कनेक्शन था उसका गुलेरिया हाउस के साथ? और वह कैसे जानता था अनिका की मां स्वाति मल्होत्रा को? अनिका जानती थी कि गुलेरिया हाउस के ठीक सामने वह उस बुढ़े से अपनी मां के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं निकलवा सकती थी। दबी हुई आवाज में यहाँ वहां देखते हुए अनिका ने उस बुढ़े से कहा, क्या आप मुझे अपने घर ले जा सकते हो? उस बुढ़े ने अपनी आंखें झपकाते हुए अनिका की ओर देखकर कहा, क्या तुम मुझे मिठाई खिलाओगी? अनिका ने भी जवाब में कह दिया, हाँ मैं आपको जरूर मिठाई खिलाऊंगी। जैसे ही अनिका के मुंह से उस बुढ़े ने यह बात सुनी, वह सर्वेंट क्वार्टर की ओर आगे चलने लगा। अनिका भी चुपचाप उसका पीछा करने लगी। लगभग शाम हो चुकी थी। सर्वेंट क्वार्टर के बाहर काफी कम रोशनी थी, मगर इतनी कम रोशनी में भी बुढ़ा बिना किसी तकलीफ के बिल्कुल आराम से अपने कॉटेज की ओर आगे बढ़ रहा था। अपने कॉटेज के पास पहुंचकर बुढ़े ने दरवाजा खोला और अंदर जाकर लाइट ऑन कर दी। अनिका यह बात समझ नहीं पा रही थी कि इतना अंधेरा होने के बावजूद बुढ़े को हर चीज इतनी साफ साफ दिखाई कैसे दे रही थी। जब अनिका कमरे के अंदर पहुंची तो उसने देखा एक कमरा बिल्कुल साफ सुथरा, हर चीज बड़ी ही अच्छी तरह सजाई गई थी। कमरे को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि इस कमरे के अंदर कोई मानसिक तौर पर बीमार आदमी रहता है। तभी अचानक अनिका यह सब कुछ सोच ही रही थी कि अचानक उस बुढ़े ने अनिका के सामने एक प्लेट रखते हुए कहा, कुछ खा लो स्वाति, तुम अब बिल्कुल सुरक्षित हो। हम घर पहुंच गए, यहाँ से तुम भूखी नहीं रहोगी।